दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 770 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की मदद से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बंगाल के बीरभूम जिले में भयावह हिंसा के कारण विपक्ष के निशाने पर आई तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना से कितना चिंतित हैं, इसका पता इस दल के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह से की गई उस मुलाकात से चलता है जिसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। क्या यह विचित्र नहीं कि जब उन्हें बंगाल की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए था तब उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधना बेहतर समझा। राज्यपाल को हटाने की मांग पहली बार नहीं की गई। राज्यपाल बंगाल की बदहाल कानून एवं व्यवस्था और खासकर वहां राजनीतिक हिंसा की न थमने वाली घटनाओं पर जब भी कुछ कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन्हें खरी खोटी सुना चुकी हैं। वह उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही वह जब तब संघीय ढांचे की बात भी करती रहती हैं। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी माने जाने वाले लोगों को जिस तरह जिंदा जलाकर मार दिया गया उससे सारा देश दहल गया। लेकिन ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस तरह की घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीरभूम की घटना के पीछे बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आती है। यह रवैया यदि कुछ कहता है तो यही कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करना ममता सरकार की प्राथमिकता नहीं। वास्तव में यही कारण है कि बंगाल की गिनती उन प्रदेशों में होने लगी है जहां कानून एवं व्यवस्था की हालत राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई है। इसकी एक बड़ी वजह हिंसा और अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों को दिया जाने वाला राजनीतिक संरक्षण है। इसी कारण बंगाल पुलिस भी या तो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वालों के समक्ष
असहाय दिखती है या फिर उनकी गतिविधियों के आगे मूक दर्शक बनी रहती है। इसी कारण विधानसभा चुनावों के बाद वहां भीषण हिंसा हुई थी। वास्तव में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला कभी थमता नहीं। बीते 10 दिनों में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। बंगाल में चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसा ने एक परंपरा का सा रूप ले लिया है। यदि ममता सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा से कोई सबक सीखा होता तो शायद बीरभूम की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को रोका जा सकता था। इस हिंसा के पीछे निकाय चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच उभरे वैमनस्य को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। चेंज किसी विषय पर शोध करने वाले को समाज बड़े सम्मान से देखता है और यह मानता है कि उसका अध्ययन भावी पीढ़ियों के काम आएगा। बहुत ही ईमानदारी से और लंबे अध्ययन के बाद कोई शोध पूर्ण होता है और उसे मान्यता मिलती है। इसीलिए नाम के आगे डॉक्टर जुड़ भर जाने से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। फिर भी कुछ लोग बिना मेहनत के ही अपना रिसर्च पूरा कर लेना चाहते हैं और इसके लिए जोड़ तोड़ करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में ऐसा ही मामला सामने आया है, जो बुद्धिजीवी समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। विश्वविद्यालय ने 2018 से अब तक जमा शोध पत्रों की जांच कराई तो इसमें 25 में चोरी का साहित्य पाया गया। कुछ ने इंटरनेट से सामग्री उठा ली थी तो कुछ ने दूसरों की पुस्तकों से सामग्री ली थी। जांच के बाद इन सभी शोध पत्रों को खारिज तो कर दिया गया, लेकिन पूरा प्रकरण यह सवाल छोड़ गया कि आखिर पढ़े लिखे लोग इस तरह का कार्य क्यों करते हैं, जिससे उन पर कलंक लगे और उन्हें समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। शोध के लिए बौद्धिक संपदा की चोरी अब संभव नहीं रह गई है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयासों को श्रेय दिया जाना चाहिए। यूजीसी ने इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क तैयार कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो लगभग आधे घंटे में ही जांच करके यह बता देता है कि शोध पत्र से बाहर से कितनी सामग्री ली गई है और किस पुस्तक या इंटरनेट मीडिया में कहां से उठाई है। विश्वविद्यालयों के लिए यह जांच अनिवार्य की गई है। फिर भी शोधार्थी मेहनत से बचने के लिए इधर उधर से सामग्री उठाकर कट पेस्ट करने से
परहेज नहीं करते। हालांकि इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है, जैसा कि अवध विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के संदर्भ में हुआ। उनके गाइड की भी जिम्मेदारी थी कि वे इस बात से उन्हें आगाह करते। वैसे भी यदि कोई अपने शोध प्रबंध के लिए किसी दूसरे का साहित्य चोरी करता है तो वह स्वयं से विश्वासघात है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।